हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसमें मैं अनुज गुप्ता पीजीटी कॉमर्स आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी। तो ये वीडियो क्लास 11th के लिए होने वाली है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्लास 11th में जो कॉमर्स स्ट्रीम में आने वाले हैं या आने की सोच रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिसमें अकाउंट्स होगा, इको होगा, बिजनेस होगा, तो मैं आपका साथ दूंगा और एंड तक आपके साथ बना रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम मिलकर पढ़ेंगे अकाउंटेंसी और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। इसमें हमें क्या करना है, केवल और केवल बस जितना आपको पढ़ाया जाए उतना डेली पढ़ते रहिएगा। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है। डेली पढ़ना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में, है ना। हाँ भाई, पहली बार पढ़ोगे, मजा आएगा, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बस साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आपके पास आए वो आपको पता लग जाए और आप पढ़ने बैठ जाए। तो भैया कुर्सी पे बांध लो बेटा। 10th तो जैसे होनी थी वो हो गई, है ना। आई होप सो आपकी 10th बहुत अच्छी गई होगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अब 11th में थोड़ा सा सीरियसनेस नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहेंगे, है ना। लगातार पढ़ते रहेंगे चीजों को। अब हमको करना क्या है मैं आपको बता दूं। हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, आपकी पहली क्लास है, उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ी सी बेसिक बातें बता दूं। बेटा देखो, आपका जो पेपर होगा वो एक तो थ्योरी पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और आपका जो प्रैक्टिकल होगा या वाइवा होगा जो भी है वो 20 नंबर का होगा। वाइवा में एक्चुअल में वाइवा और एक प्रोजेक्ट फाइल आपसे बनवाई जाएगी जो आपके स्कूल के टीचर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो भाई आप देख लीजिएगा कि क्या टॉपिक आपको दे रहे हैं, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है और वो प्रोजेक्ट फाइल जो होगी वो आपकी 12 मार्क्स की होगी और 8 नंबर का आपका वाइवा होगा, ठीक है। तो ये तो आपके 20 मार्क्स हैं। इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल वाले देंगे भैया, तो टीचर से बना के रखें। और बाकी 80 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें आप मेरे साथ बना के रखिए, आपके 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस चीज की कि आपके 80 में से कोई भी मार्क्स ना कटने पाए। अब भाई देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं आपका फेवरेट और हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ किसकी वजह से रहे हैं। किसकी वजह से मतलब सर, अरे बेटा भाई कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी न किसी ने तो डेवलप किया है ना। तो इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, तो इसकी नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम मैं आपको बता दूं। याद रखिएगा, फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसे कहा जाता है, तो पहले तो सबसे पहले ये नाम याद कर लें आज। यही वो बाबूजी हैं जिनकी वजह से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। इनका नाम है ल्यूकस पेसियोली, ठीक है। इनकी डिटेल में जो जानकारी है वो मैं आपको चैप्टर के दौरान बताऊंगा क्योंकि इनका जिक्र वहां पर आएगा। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी या फादर ऑफ डबल एंट्री किसे कहा जाता है, तो ल्यूकस पेसियोली को बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, हम बुक की बात करते हैं सबसे पहले क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों के मन में आता है कि सर बुक कौन सी ले। तो देखिए, एक तो डीके गोयल है, अच्छी बुक है। एक टीएस ग्रेवाल है, बहुत अच्छी बुक है। ये मोस्ट ऑफ द स्कूल्स अपने अपने यहाँ पर इन बुक्स को चलाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में एनसीईआरटी भी चलता है। तो पहले तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि हमारे स्कूल में कौन सी बुक को लगाया जा रहा है, ठीक है। और अगर टीएस ग्रेवाल है तो अच्छी बात है, डीके गोयल है तो और अच्छी बात है, एनसीईआरटी है तो भी बात तो भाई सारी अच्छी है, स्कूल की तो माननी पड़ेगी आपको। लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, टीएस ग्रेवाल इज द बेस्ट एंड डीके गोयल ऑल्सो इज द बेस्ट, ठीक है जी सर। अब चैप्टर की बात करूं मैं तो आपको लगभग लगभग 19-20 चैप्टर पढ़ने हैं पूरे बुक में। अकाउंटेंसी भाई 19-20 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बुक में ना वेरी करेंगे चैप्टर। किसी में 2 चैप्टर को एक साथ मिला दिया है तो किसी में अलग अलग है। तो बात करें अगर हम टीएस ग्रेवाल की तो उसमें आपको 20 से 21 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ चैप्टर कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। जो आपका पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है भाई। अकाउंटिंग क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा अकाउंटिंग अकाउंटिंग इज लैंग्वेज। अकाउंटिंग बेटा क्या है, अकाउंटिंग एक भाषा है, लैंग्वेज है। किसकी किसकी लैंग्वेज है सर, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है। आपको पता है ना हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं,
अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को इंसान याद नहीं रख सकता, तो उसको वो याद तो रख नहीं पाएगा, लेकिन उसको फ्यूचर में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, तो वो क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखते हैं ना। तो अब रिकॉर्ड करने को ही हम लोग अकाउंटिंग भी बोल देते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग एक छोटा सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग तो एक वाइडर कंसेप्ट है। तो अब मान लीजिए कि हाँ, हमको उनको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के तौर तरीके वगैरह जो हम फॉलो करते हैं उसको अकाउंटिंग बोल देते हैं। अब अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग तो एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले उसमें यूज होने वाले वर्ड्स तो पता होने चाहिए। हाँ सर, है ना। लैंग्वेज में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है वो हमको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, उस अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होंगी उनको समझने के लिए हमको चैप्टर नंबर 2 पर जाना पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो में, जो कि क्लास 11th की पहली वीडियो है, इसमें हम चैप्टर 2 का नाम है बेसिक टर्म्स, है ना। तो आज हम कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि अकाउंट में यूज होने वाली टर्म्स कौन कौन सी, टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी, है ना, शब्दावली, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली जो टर्म है वो है एंटिटी की। एंटिटी क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एंटिटी क्या होता है सर, है ना। एंटिटी क्या, तो मैं आपको बताऊं एंटिटी का मीनिंग। एंटिटी का मतलब है कोई भी एक ऐसी यूनिट जो एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो है, ठीक है। अब वो यूनिट किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। अब वो एक्टिविटी कैसी होगी सर, वो बिजनेस एक्टिविटी होगी या वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी होगी, यानी कि वो कुछ ना कुछ कर रही है बस, और उसका एग्जिस्टेंस है, लोग उसे पुकारते हैं, बोलते हैं, ठीक है, लोग उसे उसके नाम से जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। नहीं समझ में आया, देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। तो एंटिटी क्या है, एक यूनिट है, ठीक है, विच में जो हो सकती है बी बिजनेस एंटिटी, यानी कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगी, तो वो कौन सी एंटिटी होगी, बिजनेस एंटिटी, या नॉन बिजनेस एंटिटी। और अगर वो बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो वो कौन सी एंटिटी होगी, नॉन बिजनेस एंटिटी। कैसे, आगे समझते हैं, देखिए। A business entity means an enterprise set up in accordance with law to engage in business activities, यानी कि जो लॉ के अंडर में या लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई है कोई भी ऐसा यूनिट जो एग्जिस्ट कर रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, और जो किस में इन्वॉल्व है, बिजनेस एक्टिविटी में, वो होती है आपकी बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल RIL बोले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है सर। ITC क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। अरे ये बिस्किट टॉफी खाते हो, ITC है ना, वही है, ठीक है। तो आप समझ गए, बिजनेस एंटिटी यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वो होती है बिजनेस एंटिटी। और एक ऐसी यूनिट जो लॉ के द्वारा बनाई गई है, लेकिन जो बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है सर, किसमें है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो बिजनेस नहीं कर रही, जो अपनी सोसाइटी का कल्याण कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, या अपने मेंबर्स का कल्याण कर रही है, या उनकी हेल्प कर रही है। तो ये होती है आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी, यानी कि जो बिजनेस नहीं कर रही बल्कि जो सेवा कर रही है लोगों की, ठीक है। तो वो होती है नॉन बिजनेस एंटिटी। फॉर एग्जांपल चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गए, इसमें आपका टेम्पल, चर्च और स्कूल्स भी आ जाती हैं, है ना। जी सर, तो क्या मेरे बच्चे एंटिटी समझ गए जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नई टर्म सीखते हैं। नई टर्म का नाम है आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए पहले आपको बिजनेस वर्ड समझना चाहिए, है ना। हाँ सर, तो देखो भाई, बिजनेस क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट भी है बिजनेस स्टडी, उसमें भी आपको बताया जाएगा, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं। बिजनेस का मतलब होता है कि एक ऐसी यूनिट या एक कोई भी ऐसा काम जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किया जा रहा है, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, एट रेगुलर बेसिस, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो या वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा रहा है, किस बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर। क्यों बेचा खरीदा जा रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जब भी
हम प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कोई भी काम करते हैं, लेकिन किस बेसिस पर करेंगे? रेगुलर बेसिस पर। ये वर्ड याद रखना, रेगुलर बेसिस। मतलब कि अगर हमने कोई पेन खरीदा और उसे बेच दिया, प्रॉफिट ले लिया और उसे बेचकर हम घर बैठ गए, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कई बार पेन खरीदेंगे, कई बार बेचेंगे, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो बिजनेस होता है। समझ गए? बिजनेस क्या है? कोई भी ऐसा काम जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाए और वो भी कंटिन्यूअसली किया जाए, है ना, लगातार किया जाए, वो बिजनेस होता है। ठीक है जी सर। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो बिजनेस में क्या किया जा रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जा रहा है ना। तो यहाँ पर खरीदने और बेचने में देखो, सामने वाला अगर खरीद रहा है तो हम उसको बेच रहे होंगे, है ना, और हम अगर उससे खरीद रहे हैं तो सामने वाला हमको बेच रहा होगा। यानी कि जहां पर दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं और उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है, उस पर हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ता है कोई भी, तो वो उसे ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और वो हमारे बिजनेस में हो रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। आओ मीनिंग समझते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये मनी टर्म्स में होगा, एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, है ना, पैसों में ही होगा, विच ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस, जो हमारे फाइनेंशियल पोजिशन में कोई ना कोई चेंज ला देगा। फाइनेंशियल पोजिशन क्या बेटा? कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे हमारा बिजनेस पर कोई इंपैक्ट पड़ता है, वही बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सैलरी पेड टू राम। मान लो कि हमारे यहाँ पर राम एक एम्प्लॉय है और हम उसको सैलरी पे करते हैं, तो जब हम उसको सैलरी पे करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से कैश कम हो जाएगा, है ना। कम होगा तो हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है। अब आगे बताया गया है कि इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ठीक है। ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई ये है आपकी एक शॉप। ठीक है बच्चे, क्या है ये? सर ये है शॉप, यानी कि दुकान। ठीक है। और यहां पर ये है माननीय ए। ठीक। और ये ए जो है, यहां इस शॉप से क्या खरीद कर लाए? ये खरीद कर लाए भाई एक टी शर्ट। ठीक है। खरीद कर लाए और बदले में 500 रुपये पे कराए। ठीक। क्योंकि टी शर्ट 500 रुपए की थी तो 500 रुपये पे कराए। ठीक है। तो शॉप वाले ने भैया इनको क्या दे दी? इनको टी शर्ट दे दी और बदले में शॉप वाले ने इनसे क्या ले लिए? 500 रुपये ले लिए। ठीक है। तो जहां पर तुरंत कैश जो है वो पे कर दिया जाता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कैश ट्रांजैक्शन। इट इज सेटल्ड इमीडिएटली इन कैश, यानी कि ट्रांजैक्शन जो तुरंत किस में सेटल हो जाए? कैश में सेटल हो जाए। अब ओनर को पार्टी से कोई खास मतलब नहीं और पार्टी को ओनर यानी कि शॉप से कोई खास मतलब नहीं। तो ये तो हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन। एक दूसरा और ट्रांजैक्शन होता है, शॉप यही है लेकिन इस बार माननीय कौन है? माननीय है बी। ठीक। अब माननीय बी लेकर आए क्या? माननीय बी लेकर आए जीन्स। ठीक है, जीन्स। और जीन्स की जो कीमत थी वो थी 1000 रुपये। लेकिन बी ने कहा कि भाई हमारे खाते में लिख लेना। खाते में लिख लेना यानी कि पैसे नहीं देकर आए, खाते में लिख लेना। ठीक है। अभी नहीं है पैसे, बाद में दे देंगे। ठीक है। तो क्या इसमें तुरंत ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हुआ? सर नहीं हुआ। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो तुरंत कैश में सेटल नहीं होते हैं उनको कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो बताओ बच्चों, ट्रांजैक्शंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस में तुरंत जो है ट्रांजैक्शन वो सेटल हो जाता है कैश में, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तुरंत ट्रांजैक्शन कैश में सेटल नहीं होता। तो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन माना जाता है उधार और कैश वाला ट्रांजैक्शन तो कैश में है ही। तो आपने भी तो कभी ना कभी कैश और क्रेडिट में ट्रांजैक्शन किए होंगे, और नहीं किए हो तो करना भाई जाके। ठीक है। समझ गए? तो ट्रांजैक्शंस दो टाइप, कैश और क्रेडिट। समझ गए होंगे? जी सर। आगे बढ़ते हैं।
अगली टर्म पर। अगली टर्म में भाई अकाउंट। अकाउंट क्या होता है सर? हाँ, अकाउंट समझ लीजिए अकाउंट क्या होता है। तो मैं बताऊं बेटा, अकाउंट है एक जगह। ठीक है, क्या है? एक जगह है। कैसी जगह है? अकाउंट वो जगह है जिसमें किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। समझे कैसे? सपोज दैट कि हमने एक बार किसी व्यक्ति से गुड्स खरीदा, फिर हमने दूसरी बार किसी दूसरे व्यक्ति से गुड्स खरीदा, हमने तीसरी बार किसी तीसरे व्यक्ति से गुड्स खरीदा। अब हम जानना चाहते हैं कि हमने कितना गुड्स खरीदा, तो हम कहां जाएंगे? तो सर गुड्स जब हम खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है परचेज, और उसके लिए हम एक अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसको नाम दे देंगे परचेज अकाउंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहां मिलेंगे हमको? परचेज अकाउंट में। हमने पूरे साल में कितना फर्नीचर खरीदा, उसको ढूंढने के लिए हम कहां जाएंगे? फर्नीचर अकाउंट में। हमने राम को कितना पैसा दिया या सोहन से कितना पैसा लिया, यानी कि हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ढूंढने कहां जाएंगे? कैश अकाउंट में। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि उससे रिलेटेड हमें कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हम उस अकाउंट से देख लें। समझ गए? चलो देखो क्या लिखा हुआ है। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। अंडर अ पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या है? कि भाई जिससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको उसी अकाउंट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, तो इसमें परचेज से रिलेटेड अकाउंट आएंगे, मतलब जितनी भी परचेजेस हमने करी होगी वो सब हम इस अकाउंट में लिख देंगे। सेल्स अकाउंट, सेल से रिलेटेड जो भी होगा वो सेल अकाउंट में लिख देंगे। फर्नीचर, ऐसे ही अमित का अकाउंट होगा तो अमित। समझ गए बेटा अकाउंट क्या होता है? अब अकाउंट को भाई जगह तो बता दी है ना, अकाउंट दिखता कैसा है ये तो बता दें आपको। तो बेटा ये देखो टी शेप में बनता है अकाउंट। किस शेप में बनता है? टी शेप में। ये ध्यान से देखोगे आप, ये टी बनी हुई है आपकी। ठीक है, ये ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये बन गई आपकी टी। समझ गए जी सर? तो टी शेप में अकाउंट होता है, और ये जो बीच में हमने लाइन की है ये दो पार्ट में अकाउंट को डिवाइड कर देती है। एक होती है आपकी एलएचएस और एक होती है आपकी आरएचएस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है एलएचएस ऑफ ईच अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड। तो एलएचएस को हम क्या बोल देते हैं? डेबिट। और आरएचएस ऑफ ईच अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट साइड, और आरएचएस को क्या बोल देते हैं? क्रेडिट। समझ गए होंगे? अकाउंट समझ गए? अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एलएचएस में एक आरएचएस में। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अब आपकी थोड़ी सी ये वो टर्म है जो आप रेगुलर बेसिस पर इनको यूज किया करेंगे, है ना, इनको बोला करेंगे। तो जिसमें पहली टर्म का नाम है कैपिटल। कैपिटल क्या है भाई? कैपिटल, है ना। तो कैपिटल आपने सुना होगा, जैसे आपसे पूछा जाए बताओ भाई इंडिया की कैपिटल क्या है, तो सर इंडिया की कैपिटल तो न्यू दिल्ली है ना। हाँ, तो ये वही वाली कैपिटल है? नहीं बेटा, ये वो कैपिटल नहीं है। ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना आप, अकाउंटिंग में जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग अलग होंगे, है ना। तो अकाउंटिंग में कैपिटल का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब भी कोई प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब बिजनेस का ओनर, है ना, जो बिजनेस रन कर रहा है, जब भी कोई प्रोपराइटर या ओनर बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी उसमें पैसा इंट्रोड्यूस करता है या एसेट्स को इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो अमाउंट और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। लिखा हुआ है देखिए, कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल वो पैसा है इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस, जो इन्वेस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस में। इट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ बेटा ये सेकंड नेम थर्ड नेम जरूर याद रखें भाई, आपके स्कूल वाले इन्हीं नेम से खेलेंगे आपके साथ। तो इसे क्या क्या बोल सकते हैं हम? इसे बोल सकते हैं ओनर्स इक्विटी, इसे बोल सकते हैं नेटवर्थ। मैं आपको एक और बात बता दूं कैपिटल से रिलेटेड, देखो भाई इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझता हूं, समझेंगे मतलब क्या, कि ये तो है आपका बिजनेस, ठीक है, ये तो हो गई आपका बिजनेस, और ये हो गए आपके ओनर, है ना, यानी कि मालिक, पी फॉर प्रोपराइटर। ठीक, अब आपके जो माननीय प्रोपराइटर साहब हैं, इन्होंने
मतलब बिजनेस के मालिक ने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम 1 लाख रुपीज की तो लगाई भैया, कैश लगा दिया 1 लाख रुपीज का, तो ठीक है। और इन्होंने अपने बिजनेस में ना फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया, फर्नीचर भी चाहिए था, 2 लाख रुपीज का फर्नीचर, ठीक। और इन्होंने बिजनेस में मशीन भी चाहिए थी, तो 3 लाख की इन्होंने मशीन भी इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, इन्वेस्ट कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनने, माननीय पी ने, जो कि प्रोप्राइटर है बिजनेस के, इन्होंने 1 लाख रुपए कैश में, 2 लाख रुपए का फर्नीचर और 3 लाख रुपए की मशीन लगाई। तो टोटल इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया सर? इन्होंने इन्वेस्ट किया, तीनों दो 6, कितना इन्वेस्ट किया? 6 लाख। तो ये जो 6 लाख है ना, यही कैपिटल होगी। क्या होगी बेटा? यही कैपिटल होगी। तो आप समझ गए, कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल इज द अमाउंट और असेट, है ना। कैपिटल इज द अमाउंट और असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। इट इज ऑल्सो नोन एज ओनर इक्विटी। इसको ओनर इक्विटी भी बोलते हैं और नेटवर्क भी बोलते हैं। मेरे बच्चे समझ गए होंगे? जी सर। आगे आते हैं, नई टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? तो देखो भाई, ड्राइंग तो वही है भाई, एक सफेद कागज ले लो और उस पर चित्र बना दो, जैसे मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये ड्राइंग है। नहीं सर, है ना, ये अकाउंट्स में इसका भी मतलब कुछ ना कुछ अलग हुआ है ना, जब कैपिटल अलग। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है कि जब प्रोप्राइटर है ना, वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए पैसे को विड्रॉ कर लेता है। अरे भैया, वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। अब माननीय बिजनेसमैन बिजनेस कर क्यों रहे थे? ताकि उनका घर चल सके, है ना। तो वो अपना घर चलाने के लिए क्या, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको विड्रॉ नहीं करेंगे? करेंगे सर, कुछ कुछ पैसा निकालेंगे। अरे पैसा निकालोगे भाई, वाइफ को गिफ्ट भी देना है, देना नहीं देना है, बच्चों की हॉस्टल फीस भी जमा करनी है ना, अपनी पॉलिसी भी जमा करनी है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं घर के, है ना। तो जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूजेस के लिए कैश और प्रॉफिट को विड्रॉ करता है, प्रॉफिट गुड्स को विड्रॉ करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। ड्राइंग क्या है बेटा? ड्राइंग वो अमाउंट है जो विड्रॉ की गई है, या वो गुड्स निकाला गया है, किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा, फॉर पर्सनल यूजेस, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए जब प्रोप्राइटर कोई भी अमाउंट या गुड्स विड्रॉ करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर ड्राइंग, है ना, ठीक है। ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये थोड़े इंपॉर्टेंट बात है, इसको चलो हम बाद में समझ लेंगे ना, जब हम जनरल वगैरह पढ़ेंगे तब आपको ये बातें समझा देंगे। तो कैपिटल क्लियर, ड्राइंग क्लियर। चलिए नए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो भाई देखो, मैं आपको लाइबिलिटीज को समझा दूं। लाइबिलिटीज का मतलब है सर के ऊपर जो कर्जा है ना, कर्जा, बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है, बिजनेस के ऊपर, अब मेरे सर के ऊपर नहीं, बिजनेस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है, जो फ्यूचर में उसे पे करना पड़ेगा, वो सब लाइबिलिटी है। समझ गए? मतलब बता रहा हूँ आपको, सिंगल लाइन में आपको बोलना हो तो एक बिजनेस इन फ्यूचर जो दूसरों को पे करेगा, वो सब क्या है? लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है इसमें, देखो भाई पढ़ो लो, liabilities means the amount payable by the business, amount payable मतलब देना पड़ेगा, by the business to the others, जो दूसरों को देना पड़ेगा बिजनेस के द्वारा, वो क्या है? वो ही लाइबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल में लिखा है बैंक लोन, अब बैंक से पैसा उधार लिया तो वापस करोगे ना, यानी कि लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स, जिन लोगों से हमने उधार खरीदा है वो क्रेडिटर्स होते, तो उनका भाई पैसा नहीं दोगे? उधार चीजें खरीदो तो पैसा नहीं दोगे? हम दोगे सर, वापस करेंगे, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक से मतलब अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट है ना, उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं हम कभी कभी, ये फैसिलिटी हमको मिलती है, आगे आपको पता लग जाएगी, क्रेडिट फैसिलिटी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ज्यादा पैसा निकाल लिया अपने अकाउंट से, तो उसे जमा करोगे ना बैंक में, तो ये भी क्या है? लाइबिलिटी है। समझ गए? तो लाइबिलिटी क्या है? जो बिजनेस द्वारा इन फ्यूचर दूसरों को पे करनी पड़ेगी, वही लाइबिलिटी है, ठीक है जी सर। अब लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती है बिजनेस के लिए, है
है ना। हम सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट है। हालांकि हम थर्ड चैप्टर में जानते हैं वो सारे कंसेप्ट्स, लेकिन एक कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लायबिलिटी, बिजनेस की भी दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक लिखा हुआ है इंटरनल लायबिलिटी और एक लिखा हुआ है एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी हो गई, दो टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बिजनेस जो है, बिजनेस जब बिजनेस को अपने ही ओनर को जब कोई लायबिलिटी यानी कि कोई पैसा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, वो होती है इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि अंदर के बिजनेस के अंदर के लोगों को जब पैसा पे करना पड़े। अब बिजनेस के अंदर कौन है, आपका ओनर है ना। तो देखो, लायबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो लायबिलिटी है बिजनेस की वो किसके लिए है, प्रोप्राइटर के लिए है, तो उसे क्या कैसी लायबिलिटी बोलेंगे, इंटरनल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल कैपिटल। अब कैपिटल किसने लगाई थी, कैपिटल लगाई थी ओनर ने, है ना, ओनर ने। लेकिन हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट। तो ओनर ने जो कैपिटल, जो पैसा लगाया वो बिजनेस में लगाया, तो बिजनेस को वो पैसा इन फ्यूचर वापस करना पड़ेगा ना। तभी तो भाई, अरे मालिक पैसा लगा क्यों रहा है कि भैया हमें कुछ कमा के दो, तो वो कमा के देना पड़ेगा ना। तो वो क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है। कैसी लायबिलिटी होती है, इंटरनल। ठीक है। अब बिजनेस को मालिक के अलावा बाहर के लोगों को जो पैसा पे करना है, बाहर के लोगों, वो सब कैसी लायबिलिटी होगी, वो होगी एक्सटर्नल लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स ऑफ द बिजनेस, टर्म्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, बैंक से पैसा लिया, बैंक बाहर की है, अब उससे उधार पैसा लिया है तो उसको वापस करना पड़ेगा ना बिजनेस को, तो वो कैसी लायबिलिटी होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ गए जी सर। अब आगे देखो, अगर हम टाइम के बेसिस पे बात करें तो लायबिलिटी को और फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसको बोलते बेटा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। इन फ्यूचर बहुत काम आने वाली है आपकी, 12th में भी बहुत है इसका, है ना। तो कैसे, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ऐसा पैसा जो आपको अगली साल पे करना पड़ेगा, यानी कि विद इन 12 मंथ्स, इस साल के 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, जो आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर है उससे विद इन 12 मंथ्स अगर आपको पे करना पड़ेगा, तो वो होती है आपकी करंट लायबिलिटी, यानी 12 महीने के अंदर अंदर आप पे कर देंगे। ठीक है, समझ गए। एक साल के अंदर अंदर जो पैसा पे कर दिया जाता है या कर दिया जाएगा, वो होगी करंट लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी जो एक साल के यानी कि अगली साल के बाद पे की जाएंगी, वो होती हैं नॉन करंट लायबिलिटी। देखो क्या लिखा हुआ है, लायबिलिटीज पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसी लायबिलिटी जो इस करंट ईयर की बैलेंस शीट की डेट से विद इन 12 मंथ, यानी कि अगले महीने के अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दी जाएंगी, वो कौन सी होंगी, करंट लायबिलिटी। समझ गए जी सर। और लायबिलिटीज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, और जो 12 महीने के बाद पे की जाएंगी वो होंगी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में इनके एग्जाम्पल जरूर देख लें आप। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, हमें बताया था आपको, जिन लोगों से हम उधार गुड्स परचेज करते हैं ना, अभी आगे भी समझेंगे आप। ऐसे बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, इनको जरूर आप लोग याद कर लें। ठीक है, अभी आगे समझ जाएंगे ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है। ऐसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी लायबिलिटी होती है, तो इसमें आता है आपका बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स एटसेट्रा। बैंक लोन से अगर आपने 5 साल के लिए पैसा उधार लिया है या 3 साल के पैसा उधार लिया है, तो बैंक लोन कैसी लायबिलिटी होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। मॉर्गेज लोन, जब आप अपनी कोई चीज को गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं तो वो मॉर्गेज लोन होता है, तो आपने 3 साल, 5 साल, 2 साल के लिए लिया है तो वो भी नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स, जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए, तो वो भी नॉन करंट लायबिलिटी। समझ गए जी सर। अगला क्या है, अगला है आपका एसेट। एसेट भी आपको बेटा एक लाइन में समझाऊंगा, जैसे अभी लायबिलिटी समझे थे, अब देखो एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब होता है बिजनेस में रखी हुई वो सभी चीजें जिन पर हमारा राइट है, बिजनेस का राइट है, ठीक है, या बिजनेस उनसे इन फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा, बिजनेस को उनसे बेनिफिट्स होता रहता है या होगा, वो सब आपकी क्या होंगी, एसेट्स होंगी। कैसे, देखो लिखा हुआ है, assets are the properties or legal rights owned by the business which can be measured in the money terms। अच्छा हाँ, और जिसे हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, मतलब वो सभी चीजें जो
जिन पर राइट किसका है, बिजनेसमैन का है, ठीक है, बिजनेस का राइट है, और जिन्हें पैसे में मेजर किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, वो सभी चीजें क्या होंगी, एसेट्स होंगी। जैसे एसेट्स विल enable द बिजनेस टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। यानी कि एसेट क्या होती है, एसेट बिजनेस को इनेबल यानी योग्य बनाती है, किसके योग्य बनाती है बताओ, इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट को लेने के योग्य बना देंगी, वो होती है आपकी सभी एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा, बिजनेस में रखा हुआ फर्नीचर, अब फर्नीचर क्या है भैया, फर्नीचर बिजनेस में रखा हुआ है जिसे लोग आते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, तो वो क्या है, वो कस्टमर्स को रिलीफ दे रहा है, वो कस्टमर को आराम दे रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो हमको क्या, पैसा कमाने में हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। टीचर बोर्ड से पढ़ा रहा है, तो बोर्ड उसके लिए क्या है, बोर्ड उसके लिए एसेट है, क्यों, क्योंकि उस बोर्ड पर हक टीचर का है और वो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी कमा रहा है, तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए एसेट है। समझ गए बच्चे। तो बिजनेस में रखी हुई वो सभी चीजें, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या होती हैं, ये सब एसेट होती हैं जिन पर बिजनेसमैन का राइट होता है और जिनसे वो फ्यूचर में प्रॉफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करते हैं। समझ गए। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, लैंड जिस पर बिजनेस बना हुआ होगा आपका, बिल्डिंग जिसमें बिजनेस चला रहे हो, प्लांट मशीन का बहुत बड़ा रूप होता है ना, मशीन प्लांट का छोटा सा पार्ट होता है, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। कैश, रोकड़ा सब जानते होंगे, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, ये सब आने वाली टर्म्स हैं, है ना। तो समझ गए होंगे आप एसेट क्या होता है। एसेट का मतलब होता है वो सभी चीजें जिन पर अपना हक है, बस राइट है अपना, है ना, जिनसे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब हमारी क्या है, एसेट है। अब देखो, एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, एसेट्स को भी डिवाइड किया जा सकता है भाई, एक तो वही नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और तीसरी और है फिक्टिशियस एसेट, है ना। चलो आगे समझते हैं, इसके लिए एक चार्ट बना रखा है। हाँ भाई, एसेट पे आ जाते हैं। एसेट का क्लासिफिकेशन बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने देखो भाई। एसेट में सबसे पहले आ गई आपकी नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में लंबे समय तक एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि लंबे समय तक रहेंगी और उनको कंपनी या बिजनेस उनको रीसेल करने के पर्पज से नहीं रखता है, ठीक है, रीसेल नहीं करना है उनको, उनको फ्यूचर के लिए रखना है और वो फ्यूचर में हमको बेनिफिट कमा के देनी है, वो सब होती है नॉन करेंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हम जल्दी जल्दी थोड़ी ना खरीदते हैं, ये सब तो सालों तक चलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल, जिन्हें रीसेल करने के पर्पस से नहीं रखा गया है, बल्कि वो फ्यूचर में बिजनेस में ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन, एटसेट्रा, ठीक है जी सर। ये कौन सी होती है, ये होती है नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी सर। अब नॉन करंट एसेट्स के भी दो क्लासिफिकेशन है, ये देखो ध्यान से, हाँ ये इससे देखो, है ना, ये है नॉन करंट एसेट्स के भी दो क्लासिफिकेशन है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इंटेंजिबल। पहले तो ये बताओ, नॉन करंट एसेट्स कौन सी है, जो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, जो इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में रहेंगी, तो वो तो हो गई आपकी नॉन करंट एसेट, उसे ही बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड है, ठीक है। अब फिक्स्ड में भी दो टाइप की एसेट्स है, एक होती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और एक होती है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिनको हम सीन कर सकते हैं, जिनको हम टच्ड कर सकते हैं, लिखा हुआ है दे कैन बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वो होती है आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, याद रखेंगे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, एटसेट्रा। समझ गए जी सर। अब आ गई आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं दे कांट बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता लेकिन वो है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन होती है, अभी बताता हूं आपको। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भाई गुडविल क्या है, देखो हमारे यहाँ पर ना दो मिठाई के मतलब सेल्समैन है ना, तो एक तो है भाई आपके बीकानेर, है ना, बहुत बढ़िया, और एक और है आपके लल्लू हलवाई है ना, समझ लेते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो वहां पर ज्यादा जाते हैं बीकानेर वाले पर, क्यों जाते हैं, नाम से जा रहे हैं भाई, है ना।
तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब वो उसको छुआ थोड़ी ना जा सकता है, वो उस इंसान को ही तो छू लोगे, गुडविल को थोड़ी ना छू लोगे, है ना, समझ रहे बात को। तो गुडविल क्या है, रेपुटेशन होती है, यानी कि जिससे हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ट्रेडमार्क का मतलब तो आप जानते होंगे, ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का लोगो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके एक साइन बना दूं, ऐसे करके एक साइन बना दूं, तो आप साइन को क्या कहेंगे, सर ये नाइकी का साइन है ना, नाइक का। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी बिजनेस का लोगो, उसका कोई पहचान चिन्ह होता है, उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। पेटेंट क्या होता है, जब हम किसी ट्रेडमार्क को कॉपीराइट, जब हम किसी ट्रेडमार्क पर अपना राइट ले लेते हैं ताकि उसको कोई कॉपी ना कर ले, तो उसको हम पेटेंट बोल देते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है एक तरीके का, है ना, जिस पर अपना राइट हो जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, भाई कंप्यूटर में अंदर सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, मतलब देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये आपकी नॉन करेंट एसेट्स हो गई। नॉन करेंट एसेट्स के दो पार्ट हो गए, टेंजिबल और इनटेंजिबल, समझ गए बच्चे। अब होती हैं आपकी एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो रीसेल के पर्पज से खरीदी जाती हैं ऐसे या रखी जाती हैं। एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश, जिन्हें या तो बिजनेस द्वारा बेच दिया जाएगा या उनको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके डेटर्स, स्टॉक, कैश। स्टॉक भैया गुड्स होता है और कैश तो पहले से ही कैश में कन्वर्ट है, और डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो उनसे भी हमको पैसा मिलना है। तो ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं, समझ गए जी सर। नॉन करंट एसेट क्लियर, जो लंबे समय तक बिजनेस में रहेंगी। करंट एसेट क्लियर, जो विद इन 1 ईयर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनको हमने किस लिए लिया है, रीसेल के पर्पज से लिया है। एक होती है आपकी फिक्टिशियस एसेट। बेटा ये तो आपको बस बेवकूफ बनाने वाली बात है, ऐसी एसेट जो एक्चुअल में एसेट है ही नहीं लेकिन कुछ समय के लिए एसेट्स मान ली जाती हैं, उनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। एक्चुअल में ये लॉस है, लेकिन ये इतने अमाउंट में हो जाते हैं कि कंपनी क्या करती है या बिजनेस क्या करता है, उनको धीरे धीरे राइट ऑफ करता है। अब कैसे, तो आओ पढ़ते हैं बेटा। दीज आर नॉट रियल एसेट्स, ये एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, ठीक है। दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये एक्सपेंसेस या लॉसेस है, नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर, जिन्हें अभी रिटन ऑफ यानी खत्म नहीं किया गया है, इन विच दे आर इनकर्ड, जिस साल ये हुए थे उसमें, बट आर रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन इन्हें 1 साल के बाद या आने वाले सालों में राइट ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इसे थोड़ा ऐसे समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था 5 लाख का, ठीक है। अब 5 लाख के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक ह्यूज अमाउंट हो गई केवल एक छोटे से एक्सपेंसेस पे, है ना। तो अब कंपनी क्या कर, मतलब बिजनेस क्या करता है, बिजनेस सोचता है कि भाई इसको ऐसा करते हैं, इसको ना फिक्टिशियस एसेट मान लेते हैं और इसका 1/5 पार्ट यानी कि 1 लाख रुपीज को क्या करते हैं, इस साल राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपीज जो होगा वो तो माना जाएगा आपका एक्सपेंस, लेकिन जो 4 लाख बचे, अभी उनने इसको लॉस नहीं माना, अभी उन्होंने इसको लॉस में नहीं दिखाया, क्योंकि अब बिजनेस अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखना चाहता है, तो उसने क्या कहा कि इस एक्सपेंसेस को थोड़ी समय के लिए एसेट मान लो। तो इन्होंने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया होगा बैलेंस शीट में। अब इसको अगले साल राइट ऑफ कर देंगे, है ना। तो इस साल के लिए ये क्या बन गई, फिक्टिशियस एसेट। अब ये एसेट तो है नहीं, है तो एक्सपेंस ही, लेकिन क्योंकि राइट ऑफ होने से रह गया है, इन फ्यूचर राइट ऑफ हो जाएगा, तो इसको क्या बोल दिया उन्होंने, फिक्टिशियस एसेट। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स रियल एसेट्स नहीं होती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रखिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और भी कई सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो जो टर्म्स थी उसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, और आपको ये टर्म्स जरूर 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 सभी को याद रहनी चाहिए, एक बार जरूर इनको पढ़िएगा। देखिए बेटा, एंटिटी का मीनिंग आपको क्या बताया गया था, एंटिटी का मीनिंग था कोई इकोनॉमिक यूनिट जो किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ना,
ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी बिजनेस एंटिटी, एक होती है नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं वो बिजनेस एंटिटी हो गई, और जो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होकर लोगों की या अपने मेंबर्स की या सोसाइटी के वेलफेयर में लगी होती है वो होती है आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंजेस लाता है, वो होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जो इमीडिएटली कैश में सेटल हो जाते हैं, और नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो इमीडिएटली कैश में सेटल नहीं होते हैं, बाद में सेटल होंगे। तीसरा था आपका अकाउंट। अकाउंट आपको बताया गया था एक जगह होती है जहां पर किसी भी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। इसमें दो साइड होती हैं, एक होती है आपकी LHS और एक होती है RHS। LHS को डेबिट साइड और RHS को क्रेडिट साइड बोलते हैं, टी बेसिस पे होता है। कैपिटल वो पैसा या वो एसेट्स होती हैं जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्ट करता है, इसको हम नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। अगला है ड्राइंग। ड्राइंग वो पैसा होता है या वो गुड्स होता है जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है। भाई तुम्हारी मिठाई की दुकान है, ठीक है, और तुमको अरे वो करवा चौथ पे मिठाई ले जानी, तो तुम बाहर से खरीदोगे या दुकान से ले जाओगे? अपनी दुकान से ले जाओगे। तो तुमने वो जो मिठाई का 2 किलो का डिब्बा उस दिन निकाल लिया ना अपने बिजनेस से, वो तुम्हारे लिए 2 किलो का मिठाई का डिब्बा भी क्या हो गया, वो हो गया सर ड्राइंग, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए लिया। क्योंकि लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज आपको बताया गया था बिजनेस के ऊपर जो कर्जा होता है वो लाइबिलिटी होता है, जो फ्यूचर में बिजनेस द्वारा दूसरों को पे किया जाएगा। अगर बिजनेस अपने ओनर को पे करता है तो उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, ओनर के अलावा बाहर के लोगों को पे करता है, आउटसाइडर्स को पे करता है तो उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं टाइम के बेसिस पर, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटीज जो विद इन 12 मंथ्स में हमको, मतलब अगले साल हमको रीपे करनी पड़ेंगी या रीपे कर देंगे, वो होती है करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो आफ्टर 12 मंथ्स पे की जाएंगी वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स लीगल राइट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की जिन पर बिजनेस का राइट है, हक है, और भाई आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर। तो एसेट्स होती, एसेट्स भी आपकी कितने टाइप की बताई गई थी? 3 टाइप की बताई गई थी, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट। तो नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, ऐसी एसेट्स जो रीसेल के पर्पज से नहीं बल्कि फ्यूचर में हमको बेनिफिट देती हैं और फ्यूचर तक बिजनेस में रहती हैं, वो होती हैं आपकी नॉन करंट एसेट। इसको भी दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता था, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट। टेंजेबल जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स वगैरह। और इंटेंजेबल एसेट्स जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कॉपीराइट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बताओ जल्दी से। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो रीसेल के पर्पज से ली जाती हैं, यानी कि विद इन 12 मंथ्स जो या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या जो रीसेल हो जाएंगी, समझ गए। फिक्टिशियस एसेट सर रियल एसेट नहीं होती, वो एसेट ही नहीं है, एसेट ही नहीं है भाई, है ना, क्या है फिर? वो तो एक्सपेंसेस और ह्यूज एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं जिनको कुछ टाइम के बाद बिजनेस राइट ऑफ कर देता है, ठीक है बेटे। तो ये थी हमारा सेकंड चैप्टर, क्लास 11th की अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टर्म्स पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनको आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बेटा आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, चीज़ें समझ में आ रही हो तो, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि हम अपनी अकाउंटेंसी को और बेहतर बना सकें। बहुत सरल तरीके से पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करिए।